अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक चहकती और महकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते जनाब, शहर फैसलाबाद का मौसम खुशगवार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 28, जबकि कम से कम दर्जा रात जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के चांसेस है। हवा में नमी का तनासब 56% है और इसके अलावा हवा जो है वो 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है और कभी साकत हो जाती है। आइंदा 24 घंटों के लिए बारिश के कोई इम्कान शहर के अंदर मौजूद नहीं और सूरज जो है वो अपनी किरणें शहर फैसलाबाद में फैला रही है और कड़कती धूप के अंदर गर्मा गर्म चाय का लुत्फ जो है वो शहरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि रोजाना की बुनियाद पे हम आपको ये भी कहते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो उसकी वीडियो भी आप हमें भेज सकते हैं और उसकी वीडियो बना के आप जब हमें भेजेंगे हम स्क्रीन पे उसे दिखाएंगे। अगर लोग उसे पसंद करते हैं, वायरल होगा, तो आपको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस को भी हम जो है वो ऑन स्क्रीन दिखाएंगे। इसके अलावा बायो अमला की तरफ से जो रोजाना की बुनियाद पर गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं उनके लिए आज का सवाल आपकी पेशे खिदमत है जनाब कि फैसलाबाद के अंदर जो स्टेडियम मौजूद है, क्रिकेट स्टेडियम जो मौजूद है, उसका नाम क्या है? फैसलाबाद के अंदर जो क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है उसका नाम क्या है? तो इस सवाल का जवाब आपको देना होगा, टेक्स्ट टाइप करना होगा। टाइप करके उस नंबर पे व्हाट्सएप करें या फिर मैसेज करें जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैसेज करने वाले जो नौजवान होंगे उन्हें बायो अमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर फराहम किया जाएगा। तो बिना किसी देर के मोबाइल उठाएं और जल्द अज जल्द टेक्स्ट टाइप करें, क्योंकि बायो अमला के गिफ्ट हैम्पर के अंदर बहुत सारी चीजें जिनके अंदर उनका ब्लैक शाइन शैम्पू और 7 डे क्रीम और हेयर टॉनिक समेत बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। तो अगर आप उनको विन करना चाहते हैं तो बिना किसी देर के जनाब टेक्स्ट करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। ऑरेंज ट्रेन तो आपको दिखा दी, लेकिन इसके साथ साथ बर्थडे सेलिब्रेशंस भी क्योंकि आपको दिखानी है। तो आज हमारे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर हैं एहतशाम जावेद, उनकी सालगिरह है। एहतशाम, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। उन्होंने एक क्लिप भेजा है, आइए आपको दिखा। एहतशाम भाई, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी जिंदगी के अंदर ढेरों खुशियां लेके आए और यही नहीं बल्कि आपको सेहत तंदुरुस्ती से भी नवाजे और आपको दराज उम्र जो है वो दे। और आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान की जब भी बात आती है तो यहां से बहुत सारे नाम ऐसे निकलते हैं जो कि दुनिया भर के अंदर अपनी छाप छोड़ते हैं अपनी काबिलियत के दम पर। और हमारे साथ आज ज़ारा नईम डार की कुछ तस्वीर होंगी, वो आपको दिखाएंगे। ज़ारा नईम डार जो है उन्होंने दुनिया भर के अंदर ACCA में अव्वल पोजीशन हासिल की है जनाब। ये कहा जाता था कि 5 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारान थे जिन्होंने खास तौर पे हिस्सा लिया इस पेपर्स के अंदर और ज़ारा वो वाहद लड़की थी जिन्होंने पहली पोजीशन हासिल की इन पेपर्स के अंदर। तो ज़ारा, आप हमारे लिए फख्र का मुकाम है, मुल्क पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आप इसी तरह मेहनत करके पाकिस्तान का नाम जो है वो मजीद रोशन करेंगे। और बहुत खुशी होती है जब कोई पाकिस्तानी इस तरह से दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड वहाँ पे आए होते हैं, उनकी जहाँ से पेपर्स दिए जाते हैं, बहुत सख्त और कड़ा मुकाबला होता है, इसके बावजूद अपना मुकाम जो है वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे बनाते हैं। तो बहुत मुबारक हो ज़ारा आपको वंस अगेन। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। मूड स्विंग एक ऐसी चीज है जो कि वक्त और हालात के साथ साथ बदलते रहते हैं। किसी भी वक्त आपका किसी भी तरह का मूड हो सकता है, कभी खुशगवार होता है तो कभी गुस्से में होते हैं आप, कभी मूड खराब होता है और खानों का भी इसमें बड़ा अमल दखल होता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस का, वर्किंग लोड का और घरेलू मामलात भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इन तमाम तरह की वजूहात क्या होती हैं, मूड को अच्छा कैसे किया जा सकता है, अगर बुरा मूड है तो उसे स्विंग किस तरह से करना है, खाने से करना है, कोई एक्सरसाइज करनी है या फिर कोई और चीज परफॉर्म करके आप अपने मूड को बेहतर कर सकते हैं। इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए हमने खास तौर पे हमारे फैसलाबाद की मारूफ शख्सियत हैं योगी नईम, उनको अपने शो के अंदर दावत दे रखी है। योगी नईम के फॉलोअर्स जो हैं वो दिन ब दिन काफी ज्यादा पहले ही थे, अब और भी बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि योग का इल्म जो ये फराहम करते हैं उससे बहुत सारे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। तो जनाब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। थैंक यू सर। योगी नईम, क्या कहेंगे, ये मूड स्विंग जो है ये बड़ी अहम चीज होती है हमारी जिंदगी के अंदर। अच्छा, वो कहते हैं ना आपका मूड खुशगवार है या मूड अच्छा नहीं है, तो इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं, वजूहात के हवाले से बताइए। वजूहात इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है वो स्ट्रेस है। आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ताल्लुक है। 4 फ्रीक्वेंसीज हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आप किस फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, उसी से आपका मूड का ताल्लुक है। और ये स्ट्रेस हो, अक्सर लोग स्ट्रेस को कहते हैं शायद परेशानी का नाम स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस होता है ओवरलोड। आप मेंटली ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएं और फिजिकली एग्जॉस्ट ना हो, जो कि आम ये चीज बढ़ती जा रही है। हम फिजिकली स्टिल होते जा रहे हैं
और मेंटली एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, सारे वर्किंग जितनी भी मेंटली है। और उससे फिर जो है वो हम एक तो ब्रेन की डाइट को नहीं समझते, ब्रेन की डाइट क्या है, बॉडी की डाइट तो हम बहुत ओवर लेते हैं और वो नज़र भी आती है लगी हुई बहुत सारे लोगों को। तो माइंड की जो डाइट है, जो ब्रेन की आपकी डाइट है, उसकी क्या है, उसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिससे आपका मूड आपके कंट्रोल में रहता है। आप मेंटली एग्जॉस्ट तो होते हैं, काम तो छोड़ना नहीं है, काम तो करने हैं, क्योंकि हालते हाजरा के साथ चलना है। ये दौर ऐसा है कि इसमें आपको मेंटली मसरूफ ज़्यादा होना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर आपने रिफ्रेश कैसे करना है, तो इसके लिए हम योग से मुआवनत ले सकते हैं। योग सदियों से इस पर बात कर रहा है कि आपने ब्रेन को कैसे आपने काम डाउन करना है, कैसे आपने उसको फ्रेश रखना है। तो ये अच्छा, इसके अलावा बाजुकात ऐसे भी तो होता है ना कि मेंटली जो थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, उससे भी आपके मूड स्विंग्स बदलते हैं। जैसे सपोज कोई शख्स सोया है, उसे अच्छा ख्वाब आता है तो वो उठ के खुश होता है, और बाजुकात लोगों को बुरा जब ख्वाब आता है सारा दिन बेकार गुजरता है उनका। इसके पीछे क्या वजूहत है? ये भी एक माइंड की स्टेट है। इसमें आपको वो फ्रीक्वेंसी की जो मैं बात की है, जब आपकी जो योग इसके बारे में, ख्वाब के बारे में कहता है कि जो आप दिन भर सोचते हैं, जो आप सोचते हैं, या आपका जैसे आपका लेवल है सोचने का, उसी तरह के आपको ख्वाब आते हैं। अगर आप खुशगवार मूड में रहते हैं, खुशगवार आप अपनी मतलब मामलात को देखते हैं, तो आपको ख्वाब भी अच्छे आते हैं योग के मुताबिक। और अगर आप सारा दिन आपकी फाइलें नेगेटिव खुलती हैं, आप दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखते हैं या आप बुरा सोचते हैं दूसरों के लिए, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके ब्रेन पे आता है, क्योंकि आपके ब्रेन में बैड सोच आपकी उसकी चल रही है, तो सारा इफेक्ट आपके ब्रेन पे आएगा, तो आपकी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो इस चीज को चेंज करने के लिए, बेहतर करने के लिए इंसान को क्या परफॉर्म करना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना। कोई कुछ भी करे, उसको आप उसके लिए जब नेगेटिव सोचते हैं तो उसका सबसे पहला इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है। लेकिन बाज़ ऐसे भी तो होता है कि आपके साथ नेगेटिव होता है, उसके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, इसके बावजूद आपको जो है वो ख्वाब बुरा है, या फिर आप सोच जो है वो टेंशन की वजह से अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है कि उसके लिए आप ना कोई आप सोचते अच्छा है, लेकिन अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन में उसके लिए कोई ना कोई इंसान के अंदर बुग़्ज़ तो है ना। कोई भी इंसान के साथ बुरा करे, ये तो हो ही नहीं सकता कि इंसान उसके लिए प्रॉपर अच्छा सोच ले, ये इम्पॉसिबल चीज है। अंदर थोड़ा सा होता तो है ना कि यार ये इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो चाहे इसी चीज का हो कि भी मेरे साथ इसने बुरा किया है, ये मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया। आप पॉजिटिव सोच रहे हैं उसके लिए, लेकिन आपके ख्यालात में वो चल रहा है कि ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, तो वो ज्यादती की जो सोच है ना, उससे आपके फिर ख्वाब बुरे हो सकते हैं। अच्छा, सोच को सोच से ही मारना है, तो योग का इसमें क्या इल्म है? योग बिल्कुल इसके ऊपर ब्रीदिंग्स बताता है, मुद्रास बताता है। योग आपको कुछ डाइट बताता है, ब्रेन की डाइट। जैसे आपको एक कमजोर इंसान को अगर उसकी प्रॉपर डाइट दे दी जाए तो वो हेल्दी हो जाता है, और हेल्दी जो बॉडी होती है वो कभी भी जो है वो कमजोर नहीं होती। इसी तरह ब्रेन आपका जो अगर कमजोर है, आपको पूरी डाइट नहीं ब्रेन की पता, तो आपको लाजमी फिर मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, आपको तनाव का शिकार होंगे आप। योग ये कहता है कि अगर आप मेंटली वीक हैं तो आपका मूड कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, अगर आपने मेंटली अपनी जो डाइट है वो पूरी ना की। अब उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उसकी कमी बढ़ती जा रही है, कमी बढ़ती जा रही है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल को चेंज कैसे करना चाहिए? क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए? किस तरह से जीना चाहिए? इस हवाले से थोड़ा बताइए। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को नेचुरल रहना चाहिए। जितना आर्टिफिशियल लाइफ में जाएगा उतना ही मेंटली डिसऑर्डर होगा उसका। जितना आर्टिफिशियल लाइफ में जाएगा, वो वक्ती तौर पे सुकून है, लेकिन उससे आपको कभी भी अंदरूनी सुकून नहीं मिलता। मेंटली आप रिलैक्स नहीं होते। रिलैक्सेशन आपकी नेचर के साथ जुड़ी हुई है। आपकी बॉडी का जो डिजाइन है वो नेचुरल है, और आप खुद एक नेचर हैं, तो नेचर से जब मिलती है तो फिर सुकून मिलता है। आर्टिफिशियल जितना मर्जी आप अच्छा कर लें, आपको वो सुकून नहीं दे सकती चीज। और ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। 80% ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ये मेडिकल कहता है। योग तो कहता है 100% ऑक्सीजन चाहिए। 100% आपका ब्रेन ऑक्सीजन पे चलता है। ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ब्रेन आपका अपसेट हो जाता है। हाँ, वो बस आना शुरू हो जाते हैं और चक्कर आते हैं। ठीक है। और जब से हमने बंद घर कर लिए हैं, बिल्डिंग्स बंद कर ली हैं, ऑक्सीजन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम है। और क्वांटिटी कम होने की वजह यह है कि हम सांस लेते ही नहीं है। हम इतना उलझ गए हैं ब्रेन में, इतना ज़्यादा हम पास्ट और फ्यूचर को ले आए हैं कि हमारा सांस बिल्कुल छोटा हो गया, ना होने के बराबर है। मेरा ख्याल कोई इंसान भी रेगुलर डीप ब्रीदिंग नहीं करता, जो कि होनी चाहिए। और शायद इसी वजह से गाँव के लोग ज़रा सेहतमंद रहते हैं, क्योंकि उनके घर भी खुले होते हैं, कशादा होते हैं, और इसके साथ साथ खेतों की वजह से जो इर्द गिर्द होता है ऑक्सीजन लेवल बहुत बेहतर है। उसकी एक वजह बताता हूँ। इंसान जब कोई भी मुशक्कत करता है ना, फिजिकल वर्किंग करता है,
तो उसके सांस लंबे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन की डाइट पूरी होना शुरू हो जाती है। जब आप स्टिल पोजीशन में आ जाएंगे तो आपकी सांस बिल्कुल छोटी रह जाएगी, क्योंकि आप मेंटली पास्ट में हैं या फ्यूचर में, प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट होने से सांस लंबी होती है। जितना ब्रेन के ऊपर लोड होगा, जितनी थॉट्स चल रही होंगी, उतना ही आपका सांस का जो है ना वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। लेकिन जब इंसान शहर में रहता है और वर्किंग पोजीशन में रहता है तो मेरा ख्याल माइंड तो उसका मल्टीपल प्लेसेस पे जो है वो डाइवर्ट रहता है, तो फिर मसला तो होता है थोड़ा बहुत। लेकिन गांव में तो यही है कि बस काम किया अपना, जो सुबह से शाम तक होगा। उसके लिए बेहतरीन टेक्निक ये है कि आप जो भी काम करें, फिजिकली जो भी काम करें, आप जो कर रहे हैं, आप उसमें मेंटली इन्वॉल्व हों। आप चाहे एक हाथ से ही काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेंटली उसके अंदर रहें, मेंटली उससे बाहर ना जाएं। कोई भी आपकी मतलब कमांड है, आप किसी भी किस्म की कमांड कर रहे हैं, आप बॉडी से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आप मेंटली इन्वॉल्व हों। मेंटली किसी और जगह होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, फिर लाजमी आपका जो है वो ब्रेन अपसेट होगा, आपको ऑक्सीजन लेवल पूरा नहीं होगा, मूड चेंज होगा। मूड चेंज होने की ये भी एक वजह होती है कि एनवायरनमेंट का चेंज एकदम होना। जैसे हम सर्दी थी ना, तो हीटर से हम निकल के एकदम ठंड में जाते हैं, बाहर का एनवायरनमेंट भी आपके ऊपर इफेक्ट करता है, आपके ब्रेन के ऊपर। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि फोक के अंदर जब आप लेकिन उससे मूड चेंज होता है, मूड स्विंग होता है उससे। जैसे ही आपका फिजिकली आपकी एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपका मेंटली एनवायरनमेंट भी उससे चेंज होता है। आप जैसे अब गर्मियां आ जाएंगी तो लोग एसी गाड़ी से एकदम निकल के जब धूप में जाते हैं तो मूड खराब होता है, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता। तो जो आप कोशिश करें कि जब आप फिजिकली एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसको बदला करें। जैसे कि मैंने पहले भी एक दफा कहा था, गाड़ी का जब भी आप रुकने का आपका मूड हो तो आप थोड़ा पहले एसी ऑफ कर दें, थोड़ा ताकि टेम्परेचर नीचे आए। आपने एकदम धूप में निकलना है। इससे और बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर भी होते हैं। अगर आप ये आजकल जितने प्रॉब्लम हार्मोनल्स हैं, उसकी असल रीजन ये है कि हम एकदम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, एसी से गर्मी में जाते हैं, नेचर से तोड़ रहे हैं ना अपने आप को। नेचुरल गर्मी है, हमने एसी फुल चला के ठंडा किया हुआ, ठंडक फुल सर्दी वाला माहौल बना के एकदम हम जब निकलना तो पड़ेगा। तो वो गर्मी के जब आप एनवायरनमेंट में जाएंगे तो उससे फिर आपके जो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर होगा, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट फिजिकली चेंज हो रहा है वो इंटरनल उसके इफेक्ट चेंज होते ही होते हैं। लाजमी बात है ये। जैसे ही आपका बाहर का माहौल चेंज होगा, आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं उनका एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। तो इसलिए कभी भी एकदम नहीं आपको एनवायरनमेंट चेंज करना। एनवायरनमेंट कभी भी एकदम से चेंज करेंगे तो उससे फिर मूड स्विंग ऑटोमेटिकली होगा ऑटोमेटिक। अच्छा, योगा क्या कहता है, कौन से आसन बताता है जिससे? योग जो है वो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डाइट की, कि डाइट कैसी रहनी चाहिए जिसके मूड बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, मूड स्विंग। चलें जी, मैं आपसे डाइट के हवाले से और आसन दोनों के हवाले से पूछूंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। योगी नईम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू भी करेंगे उनसे और आसन के हवाले से भी पूछेंगे जो कि योगा के इल्म के मुताबिक करने चाहिए इंसान को अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए और बेहतर करने के लिए। तो बताइएगा जनाब कि पहले तो डाइट के हवाले से थोड़ा गुफ्तगू कर लें कि ब्रेन की डाइट क्या होती है जिससे मूड स्विंग बेहतर होता है? ब्रेन की डाइट एक तो देखें ऑक्सीजन है और दूसरी इसकी डाइट ग्लूकोज है, स्वीट डिश, यानी मीठा खाना चाहिए। बदकिस्मती से हम जो है वो शुगर की वजह से मीठा इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि शुगर का ताल्लुक मीठे से कहीं ज़्यादा स्ट्रेस के साथ है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा तो फिर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत सारे लोग बहुत सारा मीठा खाते हैं, उनको डायबिटीज़ नहीं होती। बिल्कुल। तो इतना भी हमें परहेज पे नहीं जाना मीठे से। नेचुरल मीठा आप लिया करें, नेचुरल मीठा लेने से आपको जो है वो मूड स्विंग पे कंट्रोल आ सकता है। ये ब्रेन की डाइट है। फिर योग ये कहता है कि अगर आपने मूड स्विंग्स आपके बार बार हो रहे हैं और आप उसको बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मूड एक जैसा रह तो नहीं सकता, मुश्किल होता है, और लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है डाइट के साथ, कि डाइट को सादा किया जाए। जितना नेचुरल डाइट पे आ जाएंगे, जिसको कम से कम पकाना पड़े, कम से कम आपकी रेसिपी शामिल हो, कच्ची सब्जियां, इंसान की रेसिपी कम शामिल हो। जितनी इंसान की रेसिपी शामिल हो जाएगी उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा। जो ऑर्गेनिक फूड पे है, जो अल्लाह ने पका दिया है आपके लिए, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपका मूड एक जैसा रहता है। फिर एक चीज़, मूड को खुशगवार करने के लिए बनाना बहुत बेहतरीन है। असर से मगरिब के दरमियान अगर जो वक्त है उसमें बनाना का इस्तेमाल किया जाए, 2-3 बनाना खा लिए जाएं, तो इससे मूड में बेहतरी आती है। जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लोग होते हैं, चिड़चिड़ापन उनका मतलब एक हिस्सा होता है लाइफ का, तो उनको लाजमी तौर पर बनाना देना चाहिए, 2 या 3 बनाना, उससे आपकी चिड़चिड़ाहट मगरिब से पहले
स्वेट ग्रुप होने से पहले पहले उनको 2-3 बनाना खाने चाहिए। इससे जो है वो मूड खुशगवार होता है। जो ज़्यादा चिढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं या ऐसे ही छोटी सी बात पे गुस्सा कर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है। और अब आते हैं ब्रीदिंग्स की तरफ। योग इसके बारे में 2 ब्रीदिंग्स बताता है जिनके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करते हैं। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि आपका ब्रेन, आपका जो राइट और लेफ्ट ब्रेन है, कंट्रोल में नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। तो एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है अनुलोम विलोम। ये आपके ब्रेन को बैलेंस करती है, और ब्रेन बैलेंस हो जाए तो इंसान का जो मूड है वो एक जैसा रहता है, स्टिल हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उसमें डिसीजन पावर बढ़ती है इस ब्रीदिंग से। आप बड़ी सिंपल है, आप चाहे ये 2 उंगलियां फोल्ड कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये विष्णु मुद्रा कहते हैं इसको। और अंगूठे के साथ राइट नॉस्ट्रिल बंद कर लें, लेफ्ट साइड से इनहेल करें, राइट साइड से एक्सहेल, और फिर राइट साइड से इनहेल, और फिर लेफ्ट साइड से एक्सहेल। ये एक साइकिल हुआ। लेफ्ट से लिया, राइट से निकाल दिया, राइट से लिया, फिर लेफ्ट से निकाल दिया। ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये कितनी देर के लिए करना है? कम से कम 5 मिनट्स। ठीक है। और अगर खुली हवा हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप खुली हवा में नहीं है तो आप खिड़की खोल लें, हवा का क्रॉस तो हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप घर की छत पे चले जाएं। छत पे चले जाएं, और ग्राउंड में हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास कोई घर में प्लांट्स हैं तो उनके पास बैठ जाएं, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मॉर्निंग में, शाम में नहीं। शाम में तो क्योंकि पौधे जो है वो ऑक्सीजन नहीं देते, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए ये बड़ी बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। किसी का मूड का प्रॉब्लम है तो उसको अनुलोम विलोम ज्यादा करानी चाहिए, 5 मिनट मिनिमम। इसको 15-20 मिनट, आधे घंटे तक भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा प्रॉब्लम हो उतनी ही आपने डोज देनी है। जैसे कि होता है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा तो डोज इसकी बढ़ा दी जाए। इसी तरह योग भी ये कहता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा है तो फिर आप इसको टाइम ज्यादा दें इस ब्रीदिंग को। तो अनुलोम विलोम आप करें। और दूसरी जो ब्रीदिंग है उसको कहते हैं नाड़ी शोधना। नाड़ी शोधना का भी बेसिकली इफेक्ट आता है आपके नर्वस सिस्टम पे। जिस इंसान के नर्वस सिस्टम की मजबूती है उसका मूड जल्दी चेंज नहीं होता, उसके अंदर बर्दाश्त होती है। आपके नर्वस सिस्टम पे अगर स्ट्रेस है तो आपका मूड चेंज होगा। नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स है और आप स्ट्रांग है, नर्व्स के स्ट्रांग हैं, तो आपका मूड कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए यही ब्रीदिंग की टेक्निक थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा फिर रोकेंगे, सांस को मैक्सिमम रोकने की कोशिश करेंगे और फिर निकालेंगे। टेक्निक का थोड़ा फर्क होगा, तरीका यही है। लेफ्ट से लिया, फिर रोक लिया जितना आप रोक सकते हैं, और फिर राइट साइड से निकाल दिया, फिर राइट से लिया, फिर रोक लिया जितना आप रोक सकते हैं, फिर लेफ्ट साइड से निकाल दिया। लेकिन इसमें टेक्निक यही रखिएगा जितना आप रोक सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ एहतियातें हैं रोकने की। सांस जिनको प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर का, उनको सांस नहीं रोकना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का जो इनको मर्ज है वो सांस रोकेंगे तो बीपी शूट कर जाएगा। ये इसकी एहतियात है, ये बहुत ज्यादा इसको समझने की जरूरत है। मतलब ये भी साथ में आपने नोटिस रखना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। तो अनुलोम विलोम तो सारे कर सकते हैं, इससे तो बीपी कंट्रोल होता है। अनुलोम विलोम से तो बीपी आपका नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। लेफ्ट साइड से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया। ये तो थी ब्रीदिंग्स 2। अब आते हैं मुद्रा की तरफ। मुद्रा जो है वो कौन सा लगा सकते हैं, मूड को आप बेहतर करना चाहते हैं तो एक हंसी मुद्रा के नाम से मुद्रा है, नाम ही हंसी मुद्रा है, मूड को खुशगवार करने का मुद्रा। ये 3 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें, छोटी उंगली को अलग कर लें। बिल्कुल सीधा नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी इसको अलग रखें उंगलियों से, सिर्फ टच करना है, जोर नहीं लगाना। ये देख सकते हैं कि तीनों उंगलियां बराबर करके अंगूठे के साथ, तीनों 4 बराबर करके अंगूठे के साथ मिला ली हैं। तो ये हंसी मुद्रा कहलाता है। हंसी मुद्रा आपके मूड को खुशगवार करता है, अगर चिड़चिड़ापन है उसको खत्म करता है। और इसको कम से कम 5 मिनट बनाएं, 5 मिनट बैठे हुए बनाएं या लेटे हुए, वॉक करते हुए नहीं करना है इसको। ये भी इसकी एहतियात है, वॉक करते हुए करेंगे तो फायदा नहीं होगा। ये बनाए रखें, जब मूड खराब हो तो उसको उस वक्त तो जरूर करें। अगर वैसे बनाते हैं तो मूड खराब नहीं होगा इससे। और एक प्रेशर पॉइंट है, उस पर कलर थेरेपी का भी अमल है कि ये आप लेफ्ट हैंड को ऐसे सीधा करें और अंगूठे को बिल्कुल सीधा कर लें। इसी अंगूठे की बिल्कुल लाइन में, एज लाइन के ऊपर ये जगह है, यहाँ पे आपके दिल का प्रेशर पॉइंट है। योग ये कहता है यहाँ पे दिल का प्रेशर पॉइंट है, यहाँ पे आप हल्का हल्का दबा भी सकते हैं, हल्का हल्का ऐसे दबाते हैं, इससे भी मूड बेहतर होता है। और अगर इसके ऊपर इतने एरिया पे रेड कलर लगा दिया जाए मार्कर के साथ, परमानेंट मार्कर के साथ, ये जितने एरिया अंगूठे के नीचे आया है, जितना एरिया अंगूठे के नीचे आया है, यहाँ पे रेड कलर लगा रहे,
तो चिड़चिड़ापन खत्म होता है। अक्सर हम बच्चों को करवाते हैं, जो बच्चे चिड़चिड़ापन का शिकार होते हैं और स्टडी में ज़रा वीक होते हैं, तो उनके यहाँ पे कलर लगा दिया जाए तो मूड खुशगवार रहता है उनका। ये बड़ा बेहतरीन प्रेशर पॉइंट है। यहाँ पे दिल का प्रेशर पॉइंट है, इसको हल्का हल्का आप दबा भी सकते हैं। इससे बीपी का भी कोई लिंक है? जी जी बिल्कुल, इससे बीपी आपका नॉर्मल होता है। और अक्सर पहाड़ों में जाकर जब दिल खराब होता है तो यहाँ पे इसको प्रेस किया जाए तो आपका दिल बेहतर होना शुरू हो जाता है, जो वोमिटिंग होने का खदशा होता है। अच्छा, लेकिन बाज़ का तो ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है ना? जी जी, वो तो उसकी फिर और चीज़ें हैं पहाड़ों में, लेकिन अभी हम मूड चेंजेस पे बात करें तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पे रेड कलर लगा दिया जाए। रेड कलर परमानेंट मार्कर के साथ परमानेंट मार्कर लगा दिया। अब आते हैं आसन की तरफ कि योग आसन कौन से बताता है। एक तो बेहतरीन जो मूड को करने के लिए है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को जितना आप कर सकते हैं ये करते रहा करें, इससे मूड बहुत बेहतर होता है। ये इसके बारे में कहा जाता है कि सुसाइड टेंडेंसी को कम करता है ये। अक्सर लोगों को सुसाइड का जो हो जाता है कि शौक उठता है जो, हाँ, तो ये उसको कम करता है। ये मूड को बहुत अच्छा करता है, बहुत बेहतरीन कर देता है इसको। ये जितना आप कर सकते हैं, और इसका अगर ज़्यादा इफेक्ट लेना है बहुत ज़्यादा तो फिर लेट के करें। ऐसे लेट के किस तरह से किया जा सकता है? लेट के फिर ये है कि आप सीधा लेट जाएं और इस पोजीशन में फिर आपके यहाँ ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। मतलब आपने स्ट्रेच देना है। जी जी। जितना मसल स्ट्रेच होंगे उतना बेहतर। इनर थाई पे जितना स्ट्रेच आएगा उतना आपका मूड अच्छा होगा। इनर थाई पे जितना स्ट्रेच आएगा उतना मूड अच्छा होगा, और जितने इनर थाई आपके श्रिंक होंगे, आपके सिकुड़ जाएंगे, उतने ही आप स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक हो गया। ये कितनी देर के लिए करना है? ये कम से कम तो आप 1-2 मिनट तो करें, 1-2 मिनट के लिए। चाहे आप अगर इसको मूव नहीं करना तो आप रुक भी सकते हैं यहाँ पे और लूज कर दें, ताकि फिर ये स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से मुद्रा किए जा सकते हैं जिससे मूड को बेहतर किया जा सकता है? इसके अलावा बटरफ्लाई के अलावा बटरफ्लाई ये एक्सरसाइज है। पोज, अभी एक पोज हम करते हैं चाइल्ड पोज, लेकिन उसका तरीका डिफरेंट होगा जरा। वैसे तो चाइल्ड पोज में घुटने साथ में लाए जाते हैं, लेकिन अब हम इसको घुटनों को खोल लेंगे और घुटनों को खोलते हुए दोनों हाथों के जरिए आगे बढ़ते हुए कमर को सीधा रखते हुए ये सजदे की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे लंबे सांस लेंगे। अच्छा, बाद लोगों से कमर सीधी रखी भी नहीं ना जाती, उसकी क्या वजह? और भी सीधी हो सकती है ये, देखिए। असल में बैठे रहने की वजह से पोस्चर खराब हो जाता है, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो अब बूढ़े लोग जो मोस्टली होते हैं ना, ये जो है ना, अक्सर लोग ऐसे करते हैं। अब ये कमर सीधी नहीं है, कमर को ऐसे सीधा रखते हुए नीचे आना है। अब देख रहे हैं कमर बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है जनाब, मतलब इस तरह स्ट्रेट रखने से आपके मूड को। अच्छा, वैसे ओवरऑल भी देखा जाए ना तो मसल्स जब स्ट्रेच करके बंदा रिलैक्स करता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपका मूड खुशगवार हो जाता है और बड़ा रिलैक्स फील करता है। जितनी स्टिफनेस होगी बॉडी के अंदर उतना ही आप इरिटेट फील करेंगे। बिल्कुल, आप उतना ही थक भी जाएंगे जल्दी और मेंटली अपसेट भी होंगे। और योग तो इसको यूं कहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपकी जवानी है और स्टिफनेस बुढ़ापा है। जितने आपकी बॉडी स्टिफ है उतने ही आप बूढ़े हैं, और जितने आप फ्लेक्सिबल हैं, एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है योग के मुताबिक। बुढ़ापे का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी बॉडी फिगर के साथ ताल्लुक है, आपकी बॉडी के मसल्स के साथ ताल्लुक है, आपकी बॉडी के मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। ठीक है। और एक और बेहतरीन मश्क है, वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, और वो आसान, देखने में बहुत आसान है, लेकिन उसके करने के लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कि आप कोशिश किया करें कि अपनी छोटी छोटी जो हरकत है फिजिकल बॉडी की, उसको रोकने की कोशिश करें। जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग पाँव हिलाते रहते हैं, या अक्सर लोग हाथ हिलाते रहते हैं, बॉडी को हिलाते रहते हैं। योग ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है तो कभी भी आपका मूड आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता। सबसे अहम चीज, आपको अपनी बॉडी की पोजीशन को स्टिल करना है। जिस एंगल पे आप बैठे हैं उसमें रोक लें, दोबारा जब चेंज करें आप पोजीशन तो फिर आप उसमें रोक लें। और ये अमल हमें नमाज में मिलता है। बिल्कुल यही टेक्निक इस्तेमाल हुई है कि अगर आप खड़े हैं तो आप बिल्कुल अपनी छोटी छोटी हरकत को रोकें। आप रुकू में गए हैं तो आप हरकत को रोकें, सजदे में गए हैं तो आप ठहरें वहाँ पे। तो योग भी यही कहता है कि अपनी बॉडी को रोकें, और ये प्रेजेंट करने की बेहतरीन मश्क है। और इंसान जो प्रेजेंट होता है उसका कभी भी मूड खराब नहीं होता, कभी मूड खराब नहीं होता।
मूड हमेशा खराब तब होता है जब आप फिजिकली किसी जगह होते हैं और मेंटली किसी जगह होते हैं। बात की समझ नहीं आती, इससे भी मूड खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक, तो ये छोटी सी मश्क है, इसको करने में ज़रा थोड़ी सी मेहनत होती है कि आप अपनी बॉडी को रोकने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप माशाल्लाह बहुत स्टिल पोजीशन में बैठे हैं, आप बिल्कुल प्रेजेंट हैं, मेरे साथ गुफ्तगू में प्रेजेंट हैं, तो आपका मूड भी अच्छा ही होगा। जैसे ही आप निकलेंगे, अपने दिमाग से बाहर निकल जाएंगे, फिजिकली मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इंटेंशंस कहीं और इंसान की सोच कुछ और रहा हो, तो फिर जब डाइवर्जन आती है ना किसी भी चीज में, वो डिस्टर्ब करती है। फिर इंसान का ब्रेन जो है वो कभी कुछ सोच रहा होता है, कभी किसी चीज पे ध्यान दे रहा होता है, एक जगह स्टिल नहीं होता। जी जी, उसकी भी एक मश्क है। उसकी मश्क ये है कि इंसान जहां देखता है उसका दिमाग वहां होता है। दिमाग की बेहतरीन एक्सरसाइज आंखों से होती है। आंखों से तो होती है, लेकिन सोच के साथ भी मैं बताता हूँ ना, ताल्लुक बताता हूँ आपको कि जब इंसान गहरी सोच में होता है, किसी चीज में खुब जाता है, तो उसकी आईज ब्लिंक नहीं करती, आंखें ठहर जाती हैं। ये जो ब्लिंकिंग सिस्टम है ना, इसको हमने तोड़ा है, खुद तोड़ा है। वही जो नेचर की बात मैंने की थी कि नेचुरल इंसान रहे तो ठीक है, अननेचुरल होगा तो प्रॉब्लम होगा। अब नेचुरल फंक्शन अल्लाह ने लगाया इसको ब्लिंकिंग का, हमने कैसे तोड़ा? हमने फोकस करके, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, चीज़ों पे फोकस करके हमने इसको तोड़ दिया, ज़्यादा सोचने की वजह से टूट गया। योग ये कहता है कि जब इंसान ब्लिंक करता है उसकी थॉट चेंज होती है, जैसे ब्लिंक करता है थॉट चेंज होती है, उसका यानी ये फ्रेम्स हैं जो शिफ्ट होते हैं एवरी टाइम। जी जी। और आपने कभी देखा जब गहरी सोच में कोई गया होता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं, और उसकी आंखों के सामने आप आंखों के सामने हाथ से कुछ हिलाएं, उसको पता नहीं चलता, बिल्कुल वो खो गया होता है। और जब आप उसको पकड़ के हिलाते हैं तो एकदम क्या करता है, वो तेजी से ब्लिंकिंग करता है, प्रेजेंट हो जाता है, ब्रेन उसका हाजिर हो जाता है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि जो आपकी ब्लिंकिंग है ये आपको रिलैक्स करती है। अगर आप मूड को बेहतर रखना चाहते हैं तो आप ब्लिंकिंग की मश्क जरूर करें। और एक मश्क है इसके साथ, आप आई बॉल को क्लॉकवाइज घुमाएं आहिस्ता से और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, बहुत आहिस्ता से। इससे भी आप जो इंटेंशन है डाइवर्ट कर सकते हैं। इससे सोच, आपका थॉट प्रोसेस रुक जाता है। थॉट प्रोसेस रोकने के लिए ये बड़ी बेहतरीन मश्क है कि आप क्लॉकवाइज घुमाएं और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, बहुत आहिस्ता से। और तीसरी मश्क इसमें ये होगी कि आप जहां पे बैठे हैं वहां पे चीजों को देखना शुरू करें, उनके कलर देखना शुरू करें। अच्छा, कलर्स भी आपके मूड पे? कलर्स भी मूड पे इफेक्ट करते हैं। आप रेड कलर या डार्क कलर देखेंगे उससे आप हाइपर होंगे, लाइट कलर देखेंगे उससे आप पुरसकून होंगे। इसीलिए कमरों के जो स्लीपिंग, जो आपके बेडरूम होते हैं, वहां पे लाइट कलर रखने चाहिए। वहां पे अगर डार्क कलर कर लिए जाएं तो इंसान को नींद नहीं आती, नींद का प्रॉब्लम होता है, गोली खानी पड़ती है। तो जितना आप सिंपल आप बेडरूम का कलर रखेंगे उतना ही आपको नींद अच्छी आएगी, खुशगवार आएगी। तो कलर्स पहनने पे भी यही है कि आप रात को सोते वक्त कभी भी रेड शर्ट ना पहने, रेड कलर के कपड़े ना पहने, इससे नींद डिस्टर्ब होती है। रात को सोते हुए बहुत लाइट से कपड़े पहने, व्हाइट कलर बहुत अच्छा है, व्हाइट कलर पहने आप, या स्काई ब्लू कलर पहने, इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। स्लीपिंग ड्रेस आपका स्काई ब्लू कलर हो, जितना लाइट कलर होगा उतनी आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। अच्छा, चाहे आप उन कलर्स को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। जी जी, ये इफेक्ट आता है, पहनने से इफेक्ट आता है। और अगर इंसान सोने से पहले अपने रूम में चीज़ों को देखना शुरू कर दे, जो आपका रूम है आप डेली बेसिस पे उनको देखें, गौर करें, कलर को देखें, कभी किसी चीज़ को देख लिया, कभी किसी चीज़ को देख लिया, इससे आपकी नींद ऑटोमेटिकली फौरन आएगी बगैर गोली के, और अच्छी आएगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया योगी नईम साहब, आज के शो में आपके आने के लिए। बड़े मुफीद मशवरे हैं जो कि आपने दिए, और उम्मीद करते हैं हमारी आवाम भी इससे मुस्तफीद हुई होगी। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे माशरे के अंदर नाज़रीन नज़र का कमज़ोर हो जाना दिन ब दिन आम होता चला जा रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्लासेस लगा रहे हैं, या फिर उनको जो है ख़ास तौर पे फिक्स लेंस जो है वो लगा दिए जाते हैं, दूर की नज़र हो या करीब की हो, किसी ना किसी एनवायरमेंटल स्ट्रेस या दीगर वजूहात की बिना पे वो कमज़ोर होती चली जा रही हैं। दिन ब दिन ये मर्ज बढ़ता क्यों चला जा रहा है, इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए, और ख़ास तौर पे आइज़ के हवाले से जो दीगर मसाइल जन्म ले रहे हैं हमारे माशरे के अंदर, उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर एजाज जावेद लक साहब, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं आई अलाइड हॉस्पिटल के आई डिपार्टमेंट के। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ डॉक्टर
हुज़ैफा इखलाक भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि सीनियर रजिस्ट्रार हैं आई वार्ड अलाइड हॉस्पिटल के। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले मैं डॉक्टर इजाज की तरफ जाना चाहूंगा, उनसे गुफ्तगू करूंगा। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ये जो ग्लासेस लग जाते हैं, करीब की नज़र कमज़ोर हो जाना, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाना, उसके पीछे वजूहात क्या होती हैं? क्या हमारी डाइट इफेक्ट करती है, कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, जेनेटिक डिजीज़ होती है, या कोई और फैक्टर्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं? ये बड़ा अहम क्वेश्चन आपने पूछा है और पब्लिक में इसको अच्छा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस मैं समझता हूँ कि आई के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पे मेडिकल हवाले से बहुत कम है। तो एक बात आपने कही कि क्या ये कोई विरासती हो सकता है? यस, अगर पेरेंट्स में ग्लासेस लगे हुए हैं तो बच्चों में काफ़ी चांस होता है, मोर देन 50%, कि बच्चों को भी ऐनक लग जाएगी। दूसरी बात ये थी कि पढ़ने के लिए नज़दीक की ऐनक क्यों लगती है, या बाकी लोगों को अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो फिर ऐनक क्यों लगती है। जो नज़दीक से ऐनक लगती है तो वो तो बहुत सिंपल है और बेशुमार लोगों को पता है कि जब 40 ईयर्स होती है तो हर बंदे की नज़र नज़दीक के लिए, नज़दीक का प्रिंट पढ़ने के लिए या सिग्नेचर करने के लिए या आजकल जो मोबाइल टेलीफोन या इसके मैसेज देखने के लिए ऐनक की ज़रूरत पड़ जाती है। इसको हम एक नॉर्मल समझते हैं, जैसे सूरज तलू हुआ, गरूब हुआ, एज के साथ चेंजेस आते हैं। आप सिंपली ये समझ लें कि ये एक एज रिलेटेड चेंज है और उसके लिए हमें एक ऐनक की ज़रूरत पड़ सकती है जो नज़दीक को बंदे को दिखा सके, उसका रूटीन मैटर दिखा सके। थर्ड, आपने बात की कि ये ज़्यादा आ रहे हैं ग्लासेस के नंबर। हमने भी ऑब्जर्व किया है कि अब बच्चों में ग्लासेस की तादाद ज़्यादा आ रही है। फ़र्ज़ करें कुछ अर्सा पहले आप स्कूल में जाते हो तो आपको फ़र्ज़ करें एक क्लास है 200 की या 300 की क्लास में, उसमें 10 बच्चे फ़र्ज़ करें ग्लासेस के साथ हमें मिल रहे थे। आजकल फ़र्ज़ करें हम जाते हैं आफ्टर 20 ईयर्स 25 ईयर्स तो हमें 10 की बजाय हमें 40 बच्चे ग्लासेस के साथ मिल रहे हैं। इस पे दुनिया में कुछ काम भी हुआ है कि जो लोग इन्वायरमेंटल एक्सपोजर ज़्यादा होती है, सनलाइट, आउटडोर एक्टिविटीज़, या जिनके स्कूल ज़रा ब्रॉड बेस्ड हैं, कि जिनके ग्राउंड्स हैं और बच्चों को प्ले करने का, आउटसाइड एक्टिविटी का, गेम्स का मौका दिया जाता है, उन बच्चों में ग्लासेस के चांसेस कम हैं अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री है फिर तो हमें एक नॉन काज मिल रहा है कि इस बंदे की एक फैमिली हिस्ट्री है, इसके पेरेंट्स को नंबर मिल रहा था, इसके दादे को नंबर था, तो बच्चे में भी एक नंबर आ गया। या बाज़ का ये होता कि पेरेंट्स में नंबर था, उन्होंने बच्चे को चेक ही नहीं कराया, या बच्चे ने देखा कि बाकी क्लास के बच्चे जिस बेंच पे देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ, उसको पता नहीं चला है। तो ये एक इस पे बहुत से मुल्कों में काम भी हुआ है कि जो बच्चे सन एक्सपोजर में ज़्यादा जाते हैं, जिनके स्कूल के ग्राउंड्स ज़्यादा अच्छे हैं, जो बच्चों को गेम्स में, आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है, उनमें ग्लासेस लगने के चांसेस कम हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे घर में रहते हैं, इनडोर एक्टिविटी में हैं, हर वक्त LCD, मोबाइल, टेलीफोन इस पे लगे रहते हैं। तो ये एक नॉन काज है। दूसरा, बच्चे जब नज़दीक से ज़्यादा ओवर स्ट्रेस करते हैं पढ़ने के लिए या गेम्स देखने के लिए या वीडियोस देखने के लिए, तो उनमें भी चांसेस कम हैं, क्योंकि आई में कुछ चेंजेस ऐसी हो जाती हैं इस मनोवर से। जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये समझ लें कि ये एक रूटीन और इन्वायरमेंटल फैक्टर है कि बच्चे ने और उसके पेरेंट्स ने उसको ज़्यादा इनडोर एक्टिविटी और LCD, मोबाइल, इन चीज़ों पे लगाया हुआ था और उसकी आउटडोर एक्टिविटी कम थी। और वैसे भी जैसे स्कूल आ रहे हैं कि छोटे ग्राउंड हैं, एक कोठी में बेशुमार बच्चों को डाला और उनकी एजुकेशन या उनकी ग्रूमिंग शुरू हो गई। तो मैं समझता हूँ कि आउटडोर एक्टिविटी, सन एक्सपोजर और बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स में हिस्सा लेना और इनडोर की नियर की LCD लाइट्स में कम इस्तेमाल करना, उसकी आंख में ऐसे इफेक्ट ला सकता है कि ओवरऑल चांसेस ऑफ ग्लासेस कम हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे इनडोर एक्टिविटी में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्कूल के अंदर जब पढ़े होते हैं उनकी नज़र कमज़ोर होती है और पीछे बैठे रहते हैं और डर की वजह से टीचर को बता भी नहीं पाते कि उनकी नज़र कमज़ोर है, लेक्चर समझ नहीं आता। ये समझा जाता है कि बच्चा नालायक है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कुछ समझ आएगा तो वो पेपर के अंदर परफॉर्म कर पाएगा। इसमें तो ज़्यादा जो रोल है आई थिंक कि टीचर का होना चाहिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो पब्लिक अवेयरनेस है हेल्थ के हवाले से या आई के हवाले से, उसमें सबसे बड़ा पार्ट पेरेंट्स के बाद टीचर का आ जाता है कि जब बच्चा पेरेंट्स से स्कूल में जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? टीचर की होती है।
टीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए कि एक बच्चा पीछे बैठा, उसको नहीं नजर आ रहा, तो हर बच्चे को प्रॉपर टाइम दिया हो तो वो बच्चा उसमें से सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन इसमें एक जो प्रॉब्लम मैं आपके या लोगों के अवेयरनेस के लिए बताना चाहता हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ बच्चों की एक आंख की नज़र कम होती है और दूसरी की नॉर्मल होती है। वो बच्चा जब दोनों आंखों को यूटिलाइज कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि मुझे राइट में कितना नजर आता है, लेफ्ट में कितना नजर आता है। तो जब वो दूर से बैठा है या नज़दीक से बैठा है, उसको सही नजर आ रहा है, लेकिन जब उसकी एक आंख बंद करें तो दूसरी आंख में उसको नजर नहीं आता। तो टीचर को ये एजुकेट करना जरूरी है हेल्थ के हवाले से या आई के हवाले से कि भाई इस बच्चे को देखना है और इसकी अलग-अलग आंख का मुआयना करना है। इसमें एक पेपर भी हमारे डिपार्टमेंट में छप चुका है कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे थे उनका कुछ नहीं किया, हमने सिंपल उनको कहा यार एक आंख बंद करो ये तख्ती पढ़ो, ये दूसरी आंख बंद करो ये तख्ती पढ़ो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। टेस्ट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन लगे तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया है और हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। लेकिन किचन में जाने से पहले मैं फिर से उन लोगों के लिए जिन्होंने आज टीवी अभी ट्यून अप किया है, बायोमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं, तो आज का सवाल उनके पेश नज़र करता चलूँ जनाब कि फैसलाबाद के अंदर जो क्रिकेट का स्टेडियम मौजूद है उसका नाम क्या है। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि फैसलाबाद के अंदर मौजूद क्रिकेट के स्टेडियम का नाम क्या है। आपको इसका जवाब राइट करना होगा और राइट करके टेक्स्ट करें या व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैसेज करने वाले जो नौजवान होंगे उन्हें बायोमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारा किचन का सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ आबिद और के शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज? ग्रीन चिकन, बारबेक्यू ग्रीन चिकन जो है वो आज तैयार किया जाएगा और खास तौर पे इसकी रेसिपी जो है वो हम जानेंगे शेफ से कि क्या होगी रेसिपी आज। ये सर हमारे ग्रिल का है, चाय नाश्ता का बारबेक्यू चिकन है। ठीक है, ठीक है। हमारे पास ग्रिल नहीं है, इसके बारबेक्यू चिकन कढ़ाई बनाएंगे ग्रीन। ठीक है, ग्रीन पोटी से बोलते हैं ग्रिल के दौरान। ये हमारा ऑनियन है, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा, क्या क्या इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज होंगे? कितने ऑनियन? 2 ऑनियन थे। ये हाफ केजी के लिए? जी जी, हाफ केजी के लिए। ठीक है। इसकी सॉस बनाएंगे, सिर्फ व्हाइट ऑनियन ही होगा सर, क्योंकि ग्रीन होता है ना। फ्रेश क्रीम लगाएंगे लास्ट पे सर। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेश क्रीम लास्ट पे यूज की जाएगी। जी जी। और ग्रीन रहता हमारा इसी के अंदर डालेंगे। ठीक है। व्हाइट सॉस बना के इसी के अंदर बना के ये रहता डाल देंगे। हमारे पास ग्रीन चिली है और लेमन और धनिया हमारे पास। अच्छा, ये जो बाकी इंग्रेडिएंट है कितने कितने? ये हाफ टी स्पून हो गए सर। अदरवाइज हमारा टेस्ट मौजूद है। जो हमने ऑनियन और हमारा फ्रेश क्रीम हमने इस्तेमाल करनी, उसके लिए हाफ टी स्पून करा चिली होगा, उसके धनिया हाफ टी स्पून होगा, हाफ टी स्पून सॉल्ट होगा, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैरिनेशन की गई है चिकन की? ये मैरिनेशन के लिए सर हमारे पास पुदीना मौजूद था और धनिया, इसको और ग्रीन चिली को, इसको ना पेस्ट बनाया ग्राइंडर में। ग्राइंडर में इसको पेस्ट बना के इसको मैं चिकन को ना मैरिनेशन करके रखा हुआ है। ये कितनी देर के लिए मैरिनेट किया गया है? 2 घंटे सर, कम से कम नाज़रीन आपने 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करना होगा, क्योंकि 2 घंटे जब आप चिकन को मैरिनेट करेंगे उससे इसकी जो अरोमा है, इसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर रच बस जाएगा। और जब आप कुकिंग करेंगे तो कुकिंग में दीगर स्पाइसेस का भी टेस्ट ऐड करेंगे तो उनका टेस्ट भी। ये भी कहा जाता है कि आप इसके अंदर कट्स लगा लें मैरिनेशन करते हुए, उस टेस्ट बेहतर होता है। इसमें कट लगाने से सर ये है, अभी इसका जो मैरिनेशन है ना, कट होगा ना उसके अंदर जज़ब हो जाएगा। अगर साबुत चिकन होगा, स्लाइस होगा, उसके ऊपर मैरिनेशन होगी, अंदर फ्लेवर नहीं आएगा। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम उस वक्त यूज किया जाता है जब मैरिनेशन जो है बड़े स्लाइसिस की जाए, कट्स तब लगाए जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसे तैयार आज किस में किया जाएगा? सर गोल्डन घी में तैयार करेंगे। गोल्डन घी के अंदर जनाब इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल और घी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है, जिसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने खानों की लज्जत को 4 चांद लगाएं तो उसके लिए आपको अपने खानों के अंदर गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन नाशपाती का इस्तेमाल करना होगा, ताकि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगे और आपकी सेहत के ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज ना हो।
तो जनाब हमारी रेसिपी आज की बनाते हैं शेफ, और उतनी देर हम आज के गेस्ट जो हैं हमारे उनकी तरफ चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और सेहत के हवाले से, क्योंकि गुफ्तगू चल रही है तो सेहत के ऊपर ही गुफ्तगू की जाएगी और उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पहले डॉक्टर जावेद साहब से, लक साहब से जो है वो बात की जा रही थी, अब खास तौर पे डॉक्टर हुज़ैफा से भी बात करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर भी आजकल सफेद और काला मोतिया जो है वो आमतौर पे पाया जा रहा है बड़ों पे, और जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो जाती है उनके अंदर भी ये मर्ज काफी डॉक्टर साहब पाया जाता है। इसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है? क्या कोई डाइट का अमल दखल है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, या दीगर चीजें, कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस बीमारी के पीछे? थैंक यू वेरी मच। मैं बात शुरू करने से पहले जो पिछली बात चल रही थी डॉक्टर एजाज साहब की, उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा जी जी। कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके अंदर जो विजन का प्रॉब्लम है उसको असेस करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ ऐसी प्लानिंग हो कि स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के नाम से सालाना एक दफ़ा सारे बच्चों की नज़र को स्कूल के अंदर ही चेक कर ली जाए। उसके लिए लंबी चौड़ी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं, आप वहाँ एक चार्ट लगा दें और टीचर्स को ट्रेन कर दें कि आप साल में एक दफ़ा अपनी क्लास के बच्चों की नज़र चेक करें। जो प्रॉब्लमेटिक बच्चे हैं जिनकी नज़र नॉर्मल से कम है, आप इनको डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल करीबी है उनमें रेफ़र करें ताकि उनका मुआयना हो सके, क्योंकि अर्ली जो डिजीज़ का डायग्नोसिस है उससे ट्रीटमेंट में बहुत बेहतरी आ सकती है। और डॉक्टर साहब इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, एक सिंपल सी सेमिनार को रखवा दिया जाए, उसमें डॉक्टर को मदऊ करके पूरे स्कूल की इंतजामिया को, या फिर बड़ी जगह पे कहीं बड़े हॉल के अंदर तमाम टीचर्स को 200-200 या 300-300 की तादाद में बुला के, ये मेरा ख्याल है महीने के अंदर एक भी सेमिनार डॉक्टर की तरफ से रख दिया जाए, एक साल के अंदर पूरे फैसलाबाद के टीचर्स को ट्रेन कर सकता है। प्रोग्राम चला भी था, फ्रेड हेलोज ऑस्ट्रेलियन एनजीओ ने चलाया हुआ था कि स्कूल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाए, वो उसको हमने ऑन किया हुआ था अलाइड हॉस्पिटल में। ये होता रहा, जो तहसील के मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उसमें किया गया। लेकिन इसमें एक साइंटिफिक इशू ये भी है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है 4-5 साल का होता है, प्री स्कूल बच्चे का एग्जामिनेशन हो जाए तो वो फॉर एवर बच्चे को, हम एक आंख की जो नज़र, जो मैं पहले बात कर रहा था कि जिसको एम्ब्लियोपिया कहते हैं, तो वो जितना जल्दी बच्चा डिटेक्ट हो जाए उतनी ही उसकी रिकवरी है। अगर वो एज ज़्यादा हो जाए तो उसकी रिकवरी ना होने के बराबर है या बिल्कुल नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब ने अच्छा कहा कि गवर्नमेंट को इस इशू पे स्टेप लेना चाहिए कि वो टीचर्स को और पेरेंट्स को एजुकेट करे, और बल्कि प्री स्कूल अगर हो जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब इसके हवाले से भी आप कुछ बताएं ना, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके माइंड में? क्या? हाँ, स्ट्रेटजी इस तरह से है ना कि 5 साल से छोटा बच्चा, उसको कोई भी ABC पढ़ानी या 1-2 पढ़ानी शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। आप एक कट ऑफ रख लें कि 7 ईयर्स के बच्चा, यानी कि जब 2 क्लास में होगा या 3 क्लास में होगा, तो साल में एक दफ़ा 2 से जब 3 में जाना है उसने, तो उसकी आई का एग्जामिनेशन ज़रूर होना चाहिए अपने स्कूल के अंदर ही। और अगर कोई नॉर्मेलिटी टीचर फील करता है तो फिर करीबी डॉक्टर्स के लेज ऑन करके आप उसको वहाँ रेफ़र करें ताकि उसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ एट द एज ऑफ 7, 8, 9 अगर पिक हो जाए तो वो काबिल इलाज हैं। और अगर जिस तरह डॉक्टर ने बताया कि वो एम्ब्लियोपिया हो जाएगा, नज़र कमज़ोर हो जाएगी, सारी ज़िंदगी के लिए वो बेचारा एक आंख से अपाहज हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइमली डिसाइड हो जाए। और बाज़ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? मतलब घर के अंदर अगर उसके टीचर्स नहीं उसे ऑब्जर्व कर रहे, पेरेंट्स किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चा जो फील करता है वो ये होता है कि वो टीवी को दूर से नहीं देखता, टीवी देखने के लिए करीब जाना पड़ता है उसको, या अपनी आंखों को छोटी करता है, स्क्वीज करता है ताकि उसको नजर आए। स्क्वीज करने से उसकी आंखों का इफेक्ट, उसको हम कहते हैं पिन होल इफेक्ट, छोटी से सुराख में से देखना, उससे क्लैरिटी हो जाती है। नंबर 3, बुक रीडिंग करने के लिए उसको बहुत करीब जाना पड़ता है। तो ये पेरेंट ऑब्जर्व करते हैं कि ये मेरा बच्चा किताब को नज़दीक से देखता है। और अगर इससे भी आगे बात चली जाए तो कई दफ़ा बच्चा टेढ़ेपन के साथ आपके पास आता है, उसकी आंखों का एंगल सीधा नहीं होता, वो या टेढ़ापन अंदर की तरफ जा रहा होता है या टेढ़ापन बाहर की तरफ। तो ये भी एक अलामत है कि इस बच्चे की अलार्मिंग हद तक नज़र कमज़ोर हो चुकी है। तो ये तो आगे की बातें हैं, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस तभी होगा जब आप उसको टाइमली चेक कर देंगे, थोड़ी बीमारी होगी, डायग्नोज हो जाएगी तो इलाज आसान हो जाएगा। ये जो अलामात आएंगी ये आगे जाके आएंगी जब ज़्यादा नज़र कमज़ोर हो चुकी होगी। और इससे भी ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं, अक्सर मैंने देखा कि पेरेंट्स को खुद ऐनक लगी हुई है लेकिन बच्चे के बारे में वो इतने विजिलेंट हैं कि इसको क्यों लग रही है, इसको चेक नहीं कराना, कहीं इसको ऐनक ना लग जाए। ये जो फियर है ये भी एक अलार्मिंग है, फियर नहीं होना चाहिए। अगर पेरेंट्स को ऐनक लगती है तो वो समझें कि
मोर देन 50% इसको भी लगनी है। और बच्चे को ना लगवाते लगवाते मजीद उसकी नजर खराब कर लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। और फिर पेरेंट्स बात का बच्चे को अंधराता होता है, वो शुरू में बच्चा देख रहा होता है चीज़ों को, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो बीमारी भी उस पर ज़्यादा हमलावर होती रहती है। तो जिन पेरेंट्स में अंधराते की तकलीफ है कि वो जवानी में जाके उनको बहुत नज़र कम हो जाती है, तो वो बच्चे को शुरू में ही उसको ऑब्जर्व करें। असल में पेरेंट्स को विजिलेंट इतना नहीं होना चाहिए कि वो कुछ चीज़ें छुपाएं कि ये बच्चे में ना हो। पेरेंट्स को तो खुद जाके हिस्ट्री देनी चाहिए कि ये होनी चाहिए। दूसरा, जो स्कूल की अवेयरनेस या मेडिकल आई एग्जामिनेशन के हवाले से मैंने कुछ मुल्कों में देखा है कि उनकी स्कूल मेडिकल ऑफिसर होता है। शुरू में ये डीपीएस वालों ने भी ये किया था, उसमें मैंने भी कुछ सर्विस की है। तो स्कूल टीचर जो है, स्कूल मेडिकल ऑफिसर जो है, उसको ज़्यादा पता होता है कि यार इसके कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने हैं, इसके आई के हवाले से क्या करना है। इन अदरवाइज वो जनरल डिजीज़ के बारे में भी अवेयरनेस रखता है कि सिरिंजेस की कैसे स्टेरिलाइजेशन है, बच्चे की वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई, ये चीज़ें स्कूल की एंट्री के वक्त ये अगर गवर्नमेंट इसमें कर ले ना, एक प्रोफार्मा कर ले कि आई के हवाले से, जनरल मेडिकल के हवाले से, वायरल डिजीज़ के हवाले से, उसके इम्यूनाइजेशन के हवाले से, तो हमारा मुआशरा बहुत अच्छा सेहत के हवाले से बिल्डअप हो सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर ज़ैफा से भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो सफ़ेद और काला मोतिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, सफ़ेद मोतिया जो आँख का अपना लेंस होता है, जिसको हम अदसा कहते हैं, आँख के अंदर मौजूद है, इन बिल्ट अल्लाह की तरफ से बना हुआ है। अगर वो किसी वजह से धुंधला जाए, उसमें से लाइट प्रॉपरली पास ना करे, तो हमें नज़र धुंधला आता है। और डॉक्टर को क्या नज़र आता है, या आम आदमी, उसको आँख के अंदर सफ़ेदी नज़र आती है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। 100% काबिल इलाज है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नाकाबिल इलाज वाली बात हो, कोई परेशानी वाली बात हो। आपको अगर बच्चे में है तो ज़्यादा ख़तरनाक है। आपने पहले बात की कि उसकी कॉज क्या हो सकती है। उसकी सबसे बड़ी कॉज, अगर पैदाइशी मोतिया माँ ने अपने बच्चे को पैदा होते ही उसकी आँख में सफ़ेदी देखी है, तो उसको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाएं, ताकि पता लगे कि क्या ये सफ़ेदी सिर्फ सफ़ेद मोतिया है, कोई खुदा ना खास्ता कोई आँख का कैंसर तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है जिसको डिले करके हम उसके बेचारे की जान को ख़तरे में डाल सकते हैं। सबसे बड़ी वजह बच्चों के अंदर सफ़ेद मोतिया की वो मैटरनल इन्फेक्शंस है कि मदर से कोई बीमारी मदर को चल रही थी, वो इन्फेक्शन बच्चे में ट्रांसफ़र हुई और उसके अंदर सफ़ेद मोतिया हो गया। तो अगर किसी माँ का पहला बच्चा या दूसरा बच्चा, कोई भी बच्चा सफ़ेद मोती के साथ पैदा हुआ है, तो हम ये ज़रूरी समझते हैं, बहुत लाजिम है कि माँ अपने ब्लड टेस्ट करवाए। उसके अंदर टॉर्च इन्फेक्शंस होती हैं, कुछ 5-7 इन्फेक्शंस हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग किया जाए ताकि उसके आने वाले बच्चे इन बीमारियों से महफूज हो जाए। माँ अपना इलाज करवा ले ताकि आइंदा आने वाले बच्चे सफ़ेद मोतिया से बच सकें। और सफ़ेद मोतिया अगर बच्चे को हो गया तो इसका इलाज सिवाय वक्त पे ऑपरेशन के कोई दवाई उस पर काम नहीं करती, कोई सुरमा उस पर काम नहीं करता, कोई ड्रॉप्स उस पर काम नहीं करते। जब तक उसकी आंख से सफ़ेद मोतिया निकाल के उसकी नज़र को वाजे नहीं करेंगे, बच्चे की नज़र डेवलप ही नहीं होगी। बच्चा 10 साल का हो गया, उसकी आंख यूं समझें डेवलपमेंट के एतबार से 1 साल की भी नहीं है, तो वो बच्चा 10 साल का कैसे है कि उसकी आंख तो अभी 1 साल की भी नहीं हुई है, डेवलपमेंट रुकी हुई है आंख की। तो इसलिए जब भी सफ़ेद मोतिया या आंख में सफ़ेद मोतिया, तो पेरेंट्स नहीं बता सकते, वो तो सफ़ेदी देखेंगे आंख के अंदर कि पुतली में सफ़ेदी का निशान है। तो अगर पेरेंट्स कभी भी एक आंख में या दोनों आंख में, तो किसी मुस्तनद डॉक्टर से जरूर दिखाएं और ये कंफर्म करवाएं कि ये सफ़ेद मोतिया है या कोई और बीमारी है। तो ये बहुत। और आपने दूसरी बात की काला मोतिया, काला मोतिया इज टोटली डिफरेंट स्टोरी। काला मोतिया इस तरह मोतिया नहीं है कि जिस तरह सफ़ेद मोतिया नजर आ रहा है। आंख के प्रेशर के बढ़ जाने का नाम काला मोतिया है। आंख का एक अपना प्रेशर है, अगर वो प्रेशर नॉर्मल लिमिट्स के अंदर है, जिस तरह 12 से 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एक नॉर्मल इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, आंख का अपना प्रेशर। और ये मेरा ख्याल बीपी की वजह से, इसका कुछ लिंक है बीपी के, लेकिन सोल बीपी कॉज नहीं है उसकी, एक लिंक जरूर है। लेकिन जब पैदाइशी किसी को काला मोतिया हो गया तो आंख, आपको पता है कि बच्चों की बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जूं जूं आप गुब्बारा जिस तरह होता है, आप उसमें हवा भरें गुब्बारा बढ़ता जाएगा। इस तरह अगर छोटे बच्चे को पैदाइशी काला मोतिया है, यानी उसकी आंख का प्रेशर बढ़ा है, तो उसकी आंख का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो नॉर्मल आंख नॉर्मल बिहेव कर रही होगी और काले मोतियों वाली आंख बड़ी हो रही होगी। इसको अपनी जुबान में बुफ्थेल्मोस कहते हैं, यानी कि जिस तरह एक बुल की आई होती है, एक बड़ी आंख है, तो एक बहुत अलार्मिंग साइन होता है। इसका भी टाइम पे इलाज होना चाहिए, ड्रॉप्स के जरिए हो जाए, लेजर्स के जरिए हो जाए, ऑपरेशन। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे आपका मर्ज डायग्नोज हुआ। ये वो वाला नहीं है कि सफ़ेद मोतिया ऑपरेशन किया, ये तो एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है जो आपके साथ रहेगी, आपको लाइफ लॉन्ग इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती रहेगी। और ये एक इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपने इलाज करवाया, हम उसकी खोई भी नज़र वापस नहीं ला सकेंगे, जैसे कि सफ़ेद मोतिया में था कि जब हमने ऑपरेट किया
खोई हुई नजर वापस आ गई, बच्चा ठीक हो गया, बड़ा ठीक हो गया। ऐसा बात काले मोतिये में नहीं है। इसको ग्लाकोमा जहां पे हमने ऑपरेट किया, जहां पे ट्रीटमेंट शुरू की, हमारी सक्सेस यही होगी कि फर्दर डैमेज को रोका जाए। वो जो हो चुकी है दैट इज उसे रिवर्सिबल नहीं किया, वो इरिवर्सिबल है, वो वापस नहीं आ सकती। इसके बारे में हमारे एक टीचर ने बड़ा अच्छा फिक्रा कहा था। उसने कहा कि अगर मुझे पता चल जाए ना कि बच्चे पैदा होने वाला बच्चा काले मोतिये के साथ आ रहा है या सफ़ेद मोतिये के साथ आ रहा है, और मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि माँ के पेट के अंदर मैं उसकी सर्जरी कर दूं, तो इतना जल्दी इसकी सर्जरी की ज़रूरत है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जितना जल्दी आप इसका कैच कर लेंगे उतनी ही उसकी रिकवरी आप कर सकेंगे। जो डिले हुआ तो आपके हाथों से सारे तीर मिसाइल निकल चुके हैं। तो ये इतना ही जरूरी है कि अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से ट्रीट करते हैं? काले बच्चों में जो सफेद मोतिया है ना, वो एक खास उम्र तक उसको सिर्फ आपने क्या करना है, उसका मीडिया एक्सपोज करना है, यानी बच्चे में लाइट जानी चाहिए। तो आपने वो मोतिया वाश कर देना है और लेंस नहीं डालना है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा जिद करता है कि मेरा 1 साल का बच्चा इसमें लेंस डाल दें, तो साइंस कहती है कि नहीं, 2 साल के बाद इसमें लेंस का नंबर आएगा, अभी इसमें लेंस नहीं डालना। क्योंकि लेंस जो सिंथेटिक लेंस है वो एक फिक्स लेंस है, उसकी पावर फिक्स है, और जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो ग्रोथ के साथ उसकी पावर चेंज हो रही है। वो जो मसनूई लेंस है या जो बाहर से हमने लेंस डाला है वो तो नहीं ग्रो कर रहा है। तो इसलिए हम वेट करते हैं कुछ अर्सा कि बच्चे का मोतिया वाश कर दें, और उसके बाद जो एक टर्न आएगी कि अब डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अब इसमें लेंस डालना चाहिए, ऐनक लगा दें। क्योंकि ऐनक भी, जैसे शुरू में हमने बात की कि ऐनक लगती है, लगानी चाहिए। अगर नहीं लगा रहे हो तो आप लॉस कर रहे हो। तो बच्चे में मोतिया वाश करें और उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लेंस के साथ ट्रीटमेंट होती है, लेजर के साथ, लेजर जो लेंस यूज किए जाते हैं उससे एक्चुअली वो एक अल्ट्रासाउंड है, उसको लेजर का नाम दिया गया, या जो मोस्ट ऑफ द पीपल उसको अंडरस्टैंड कर गए हैं कि ये लेजर है, लेकिन वो अल्ट्रासाउंड होती है। उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी है। जो मोतिया बना है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो कुदरती तौर पे आंख में एक अदसा मौजूद है, अगर वो धुंधला हो गया तो हम उसे कहते हैं कि ये सफेद मोतिया हो गया। तो उसको वाश करना है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड उसको वाश करेगी, और जितनी पावर का वो लेंस उस बंदे को कुदरत ने दिया है जो धुंधला हो गया था, वो आपने निकाला, आपने कंप्यूटर से उसको असेस किया कि ये इतनी पावर का इसको लेंस डालना चाहिए, वो आपने लेंस डाल दिया, तो पेशेंट अपनी विजन रिस्टोर कर लेगा। क्योंकि साइंटिफिकली आपने जितना उसका लेंस देखा है कि ये इस पावर का है, ये मिस्टर ए का ये इस पावर का है, बी का इसका है, सी का इसका, तो उसके बराबर का लेंस आपने मार्केट से लिया, अच्छी परचेज किया और डाल दिया, तो वो रिकवर हो जाएगा। और इसके अलावा जो एसिड बर्न के केसेस होते हैं उसमें किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? एसिड बर्न एक्चुअली ये एक बहुत डिलेमा है कि जिस अक्सर लोग जो हैं किसी दुश्मनी में या किसी जेलसी में किसी पे तेजाब फेंक देते हैं, तो उनकी ओरिएंटेशन तो शायद ये होती है कि इसकी डिसफिगरमेंट हो जाए, इसकी फेस की या किसी चीज़ की। उसकी डिसफिगरमेंट तो स्किन की या फेस की किसी हद तक होगी, लेकिन जो उसकी फॉर एवर डिसफिगरमेंट विजन की होती है वो बहुत ज़रूरी है। कि आँख एक किस्म का छोटा सा समझ लें कि सेमी सॉलिड एक बॉल है, या एक पानी का समझ लें बुलबुला है, इसमें बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं है जैसे बॉडी में नहीं होती हैं, वो नहीं है। तो जो ही तेजाब पड़ता है तो क्या होता है कि आपके टीयर्स प्रोडक्शन की जो फैक्ट्री है, लेड में है, आंख में है, वो ख़राब होती है, सामने पुतली धुंधली हो गई। और अगर धुंधली नहीं हुई तो जो आपकी फैक्ट्री है टीयर्स की, जिसमें अल्लाह ताला ने इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबायोटिक, बैक्टीरियोस्टेटिक, लुब्रिकेंट्स, ऑक्सीजन, हर चीज़ उसमें डाली हुई है कि ये आपकी आंख को तर रखे और आंख को हेल्दी रखे। जब ये फैक्ट्री तेजाब से या बर्न से ये फैक्ट्री डिस्टर्ब हो गई, तो इसका मतलब है कि आपकी जो न्यूट्रिशन थी आंख की वो ख़त्म हो गई। जब न्यूट्रिशन ख़त्म हो गई तो आंख ख़त्म हो गई। तो कार्निया अफेक्ट हो जाए या कार्निया बच जाए, लेकिन डेफिनेटली 100% उसके जो टीयर की प्रोडक्शन की फैक्ट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और उस फैक्ट्री के डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, विजन लॉस। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पर मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर एजाज जावेद लक साहब भी मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब,
एक आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसमें डीसी साहब उसकी सुपरविजन कर रहे हैं और आइज डोनेशन का काम उसमें किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जो कि अब इस वक्त कतार में लगे हुए हैं जिनके आइज जो है, अगर कोई डिसीज पर्सन से डोनेशन ली जाती है तो उसमें डाले जाते हैं, कितने पेशेंट्स हैं ऐसे जो वेटिंग लिस्ट में, और इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप इसे? ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है। इसके लिए हमें समझ लें पंजाबी में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे कि जो हम मुस्लिम हैं, हम आर्गन तो लेना चाह रहे हैं, हम देना नहीं चाह रहे थे। इसमें डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमने मुख्तलिफ उलमा से फतवे लिए और LET के नाम से हमने एक ट्रस्ट डेवलप किया, लाहौर आई ट्रस्ट के हवाले से, लहलपुर आई ट्रस्ट के हवाले से। तो शुरू में ऐसे हुआ कि नहीं जी लेना नहीं चाहिए, ये आर्गन ट्रांसप्लांट, ये वो फलान, ऐसी चीज़ें बहुत सारे हमें इसमें से सीरीज से गुजरना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें जितने पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं लगवाने के लिए आंखें, उसके बराबर ही हमें मिल रही हैं और अलाइड हॉस्पिटल से मिल रही हैं। हमने एक टीम तश्कील दी हुई है, जैसे आपने कहा कि उसका एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो टीम के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ वार्ड्स में मुख्तलिफ लोगों को कन्वे करते रहे। हमारे पास लिटरेचर है, हमारी एक बाकायदा साइट है जिस पे लोग कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पूरे क्वेश्चन का जवाब हमारी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने जो शुरू में ये क्वेश्चन एक आ रहा था कि हम चलें, ये बाबा ने वसीयत कर दी थी कि हम मेरी आंख जो मैं फौत हो जाऊं तो ले लें, तो उसके अटेंडेंट जो है वो बड़ा मसला था, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया जी। किसी ने कहा, कज़न ने कहा नहीं देनी, बेटे ने कहा जी बाबे ने देनी थी, ये वो। बहरहाल उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन एंड पे ये निकला कि ये डिफॉर्मेशन हो जाएगी डेड बॉडी की। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की कि जब हम वो आई ले लेते हैं उसके बराबर की उसमें डाल देते हैं आर्टिफिशियल, तो पता नहीं चलता कि इसकी ली है या नहीं ली। लेकिन जिस बंदे की VN नहीं है उसको, उस बंदे की जब लगा दी तो वो चलने फिरने शुरू हो गया, उसने चीजें देखनी शुरू हो गई, उसने इसका खाना भी देख लिया मजे का, उसने बाजार भी चला गया और वॉशरूम में भी चला गया, तो उसके लिए जिंदगी बदल जाती, जिंदगी बदल। बाज लोग तो ऐसे होते हैं उन्होंने लाइफ वर्क कलर्स ही नहीं देखे होते। और यकीन करें कि शायद हम पाकिस्तान में शायद पहले थे, पंजाब में तो मुझे कन्फर्म है कि हम पहले थे इस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए। डॉक्टर साहब क्या मुश्किलात आई इस प्रोजेक्ट के हवाले से, और आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, उलमा कराम से जैसे आपने गुफ्तगू की, फिर लोगों को कन्विंस करना इस चीज़ के ऊपर, और एक ऐसा बंदा जिसकी आई काम नहीं कर रही उसको नई जिंदगी आप दे देते हैं एक किस्म की, क्या कहेंगे इस सवाल? एग्जैक्टली, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। जिसने डॉक्टर एजाज ने कहा कि एक बंदे ने अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड किया कि मैं डोनेट करूँगा, लेकिन जब वो मर गया तो उसके अटेंडेंट्स क्या करते हैं। मुझे एक कॉल आई हमारे पिछले हेड डिपार्टमेंट को कि रहीम यार खान में एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी डेथ हुई है और उन्होंने डोनेशन अपने डिसाइड किया हुआ था कि डोनेशन देनी है। तो हम यहाँ से चलना शुरू किया गाड़ी पे कि हमने, क्योंकि एक सर्जन चाहिए जो उसकी आंख को, आम आदमी तो उसकी आंख को उस तरह कट नहीं कर सकता कि जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई कि जी आप रहीम यार खान जाएँ यहाँ से अपनी टीम के साथ। तो हम यहाँ से चलना शुरू किया। तो 2 घंटे बाद हमने जब कॉल की उनको मुल्तान करीब पहुँच के कि जनाब हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब हमें एड्रेस एग्जैक्टली बता दें कि लोकेशन शेयर कर दें ताकि हम। तो उन्होंने कहा जी आप को हम बताते हैं, अभी मशवरा कर रहे हैं, हम बताते हैं अभी आपको। हम वहाँ खड़े हो गए, हमने कहा जी हम वहाँ रहीम यार खान पहुँचेंगे तो ये ना हो कि वो बाद में। और ठीक आधे घंटे बाद उनकी यही कॉल आई कि भाई आपने नहीं आना, हमारे ये डिसाइड हुआ है भाइयों का कि हमने अपने बाप की आंख को गिफ्ट नहीं करना, हदिया नहीं करना, आप वापस चले जाएं। तो ये तो एक स्टोरी है, और ये रूटीन में ऐसी स्टोरीज जनरेट होती रहती हैं कि एक बंदा गिफ्ट कर देता है और लेकिन बाद में आने वाले डिसेंडेंट्स उसको फॉलो नहीं करते, या एक बंदे ने अपनी लाइफ में डिसाइड नहीं किया होता लेकिन बाद में आने वाले डिसेंडेंट ये डिसाइड कर देते हैं। तो ये एक पॉलिसी की ज़रूरत है। पॉलिसी जिस तरह आप बाहर के मुल्कों में एक पॉलिसी है कि अगर आपकी डेथ हुई है और कोई बीमारी ऐसी नहीं है तो आपका कॉर्निया रिट्रीव होना ही होना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी है। इसीलिए जब तक पाकिस्तान में कॉर्निया रिट्रीव नहीं होते थे लोकली, हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, नेपाल से, श्रीलंका से इंपोर्ट। अब भी 80%, जिस डॉक्टर ने बताया 80% इंपोर्ट ही हो रहे हैं। हमने पहला लायलपुर आई ट्रस्ट के नाम से जो बनाया, हम लोकली यानी कि देसी कॉर्निया देसी लोगों को लगाते हैं, गोरों के कॉर्निया नहीं लगाते, अपने ही लोगों के कॉर्निया अपने ही लोगों में लगाते हैं। तो इससे आपने अब तक कितनी इम्प्लांटेशंस कर दी हैं? तकरीबन मोर देन 200 अलाइड हॉस्पिटल के अंदर लोकली कॉर्निया लग चुके हैं विद इन फ्यू वीक्स, मंथ्स, और इसको 2 years हो चुके हैं हमें प्लान शुरू किए हुए। शुरू में तो बहुत मुश्किल था ना,
कि जिस तरह ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। पहला साल तो अवेयरनेस में ही गुजरा। हम जाते थे उलमा के पास, वो तो हमारी बात नहीं सुनते थे, ओहो ये तो गलत है। उनसे हम ये आखिरी बात करते थे कि जी आप लगवाना चाहें तो इस पे हम सोच सकते हैं। लगवाने के लिए तो वो तैयार थे, लेकिन देने के बारे में वो फतवा देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे साथ भी एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। एक दफा ना मुझे एक कॉल आई मेरे सीनियर से कि ये डिस्ट्रिक्ट जेल से रिट्रीव करना है। तो वो बंदा क्रिमिनल था और डेथ सेल में था। उसने डोनेट की थी कि मैंने अपनी आंखें देनी है, कि मैंने इतने क्राइम कर लिए हैं, मैं अब ये सवाब हासिल करना है। अब जो फर्स्ट टाइम था तो मैं सारी रात कॉन्शियस रहा। अच्छा वो डेथ हैंग करते हैं मेरा ख्याल है बहुत अर्ली 3-4 o'clock पे करते हैं। 4 o'clock फजर के टाइम। मैं पूरी रात समझे कि मैं कंफर्टेबल सोया नहीं हूँ। गाड़ी मैंने रेडी रखी हुई थी। अब जब जाने लगे तो मैं करीब ही पहुंचने वाला था तो मुझे कॉल आ गई उधर के डॉक्टर की, जेल के डॉक्टर की। उस वक्त मुशर्रफ साहब थे, प्रेसिडेंट थे, कि उन्होंने उनको चंद दिनों की अपील पे रियायत दे दी। ठीक। जैसे डॉक्टर साहब उधर से मैं वापस आया, बहरहाल उसकी फिर हम रिट्रीव नहीं कर सके। लेकिन उसका जो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो ये था कि उन्होंने उसके हेपेटाइटिस सी भी नहीं करवाए हुए थे। हाँ। अगली दफा जब मुझे कॉल आई तो मैं विजिलेंट था, मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की कि आप इसके एड्स के सी और बी के टेस्ट कराएं। उन्होंने कहा अच्छा जी करवाते हैं। करवाए तो वो पॉजिटिव निकल आया, सी पॉजिटिव निकल आया। अब मेरे पास रिसिपिएंट सी नहीं था, मेरे पास नॉर्मल थे। आई डिनाइड कि मैं ये नहीं देता, कि ये छोटी छोटी सिंपली उसमें वो बीमारी चले जाएगी। एक हेल्दी पर्सन जो है वो डिफेक्टिव। हाँ, तो हमने एक हॉस्पिटल के हवाले से हमें ये सारे स्टेप करने पड़े। अगर गवर्नमेंट के पास तो इतने रिसोर्स हैं, आप हैं, हम हैं, सारे लोग इसके लिए हम काम करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इसके लिए एक फार्मूला बनाती है तो चीजें इजी हो जाएंगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जनाब। आज का सवाल था हमारा कि फैसलाबाद में मौजूद क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है, तो उसका नाम था इकबाल स्टेडियम। तो इकबाल स्टेडियम का जो सही नाम दिया है वो हुमा ख्वाजा है। हुमा ख्वाजा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बायोमला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जीत लिया है। तो आज की डिश भी हमारी तैयार हो चुकी है। चिकन ग्रीन चिली जो है हमारी डिश है, उसके साथ सैलड भी तैयार किया है, रायता भी तैयार किया है। तो डॉक्टर साहिबान जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनको भी जो है वो सिखाया जाएगा इसके। डॉक्टर साहब खानों के हवाले से क्या कहेंगे, शौकीन है? बस हम ज्यादा विजिलेंट हैं कि फ्रेश होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जैसे होटलों में होता है ना कि आज खाना पकाया है नहीं बिका है, कल भी दे दिया, परसों उसका नया नाम दे के मिक्स कर दिया। वो जो इनोवेशन की जाती है वो इनोवेशन मजबूरी की वजह से होती है। क्योंकि हमारी पाकिस्तानियों की जैसे अब तक ये डिस्कशन हुई है, हमें एक कौम बनना है। एक कौम बनने के लिए ये चीजें ईमानदारी से स्टार्ट होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर 1 एजुकेटेड होना चाहिए, नंबर 2 जो आपकी एजुकेशन है उसका स्किल होना चाहिए, नंबर 3 ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे ये कोक है, इन्होंने अपने स्किल से इसको बनाया, इसमें शामिल होनी चाहिए ईमानदारी। अब एक खाना है, ईमानदारी शामिल नहीं होगी कोई भी चीज है तो फिर तो जानवर भी बीमार मुकम्मल नहीं होगी। हम हर हलाल चीज और फ्रेश खाना चाहते हैं, सारे डॉक्टरों का एक ही बात। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इजाज साहब आज के शो में आने के लिए। डॉक्टर हुज़ैफा आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। बहुत ही मुफीद मशवरे हैं और लोगों की अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से ये कामयाबियों का सफर जो है वो जारी रखने की तौफीक दे। आपको शुक्रगुजार हैं आपके, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया वंस अगेन शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, करशी सेहत के सफर में खुशामदीद। नाज़रीन बच्चे तो खेलते कूदते सेहतमंद प्यारे तो सबको लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि गुपलू से, मोटे से, अच्छे से, प्यारे से लगें। लेकिन ख्वाहिश तो सबकी होती है। बड़ों की तरह बच्चों में भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म ले सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर निज़ाम हज़म जो है उसको मुतासर करने के लिए बहुत सारी बीमारियां एक्टिव हो जाती हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए हमें बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और फौरी तौर पर अगर कोई तब्दीली उनके अंदर दिखती है तो मुआलिज के पास ले जाके उनका इलाज करवानी चाहिए। इस समर के लिए माओं को खास तौर पे बच्चों पे जो है उनकी निगहदाश्त करनी चाहिए, उन पे नजर रखनी चाहिए कि अगर किसी किस्म की उसको तलखी महसूस हो रही है या उसके जिस्म के अंदर किसी किस्म की चेंजेस आ रही हैं, उसे दर्द महसूस हो रहा है, क्योंकि दर्द के हवाले से हम बड़े तो बता सकते हैं कि हमें दर्द महसूस हो रहा है, बच्चा इस चीज को बयान नहीं कर सकता।
तो इस अमर के लिए माओं को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि अगर उसको दर्द हो रहा है, वो रो रहा है या कोई तब्दीली उसके अंदर नजर आ रही है, तो उसके लिए फिलफौर एक्शन लेते हुए उसको किसी मुआलिज के पास ले जाया जाए और इसका फौरी इलाज करवाया जाए ताकि जिस्म में पैदा होने वाली पेचीदगियों को दूर किया जा सके। कर्शी की जानिब से बच्चों के लिए खास तौर पे जो है वो अद्वियात तैयार की जाती हैं और बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल की असूलों को मद्देनजर रखते हुए ये अद्वियात तैयार की जाती हैं जो कि बच्चों के अंदर निज़ाम हजम को भी बेहतर करती हैं और इसके साथ साथ इस चीज़ का भी खास तौर पे ख्याल रखा जाता है कि ज़्यादा तल्ख अद्वियात बच्चों को इस्तेमाल ना करवाई जाए क्योंकि इससे उनके अंदर उन अद्वियात के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस आ जाती है जिसे रोकना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम जावेद अफजल हाशमी साहब, तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। हकीम साहब बताइए कि बच्चों के अंदर आम तौर पे क्योंकि निज़ाम हज़म की पेट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, क्या वजूहात क्या बनती हैं बच्चों के अंदर जो पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं उनकी? बच्चों में निज़ाम हज़म की असल में बीमारियों की बुनियादी वजह जो है क़ुव्वत मुदाफ़त का कम होना है और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी जो है वो इस वजह से आती है कि इनके अंदर मुख्तलिफ ग़िज़ाओं को हज़म करने के लिए जो एंज़ाइम होते हैं उनकी कमी हो जाती है और बेसिकली ये निज़ाम हज़म जो है वो ऑल ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल है, यानी ये ग़िज़ा की नाली जो है ये पूरी की पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई है और इसको जो है वो बेसिकली इजी अप्रोच मिल जाती है वायरस और बैक्टीरिया के लिए। वो इस क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी की वजह से वो इस पे अटैक बेहतरीन तरीके पे कर सकें। तो इस वजह से वो जो बच्चे जो नाजुक बच्चे होते हैं जो अमूमन एक बड़े आदमी से ज़रा कमज़ोर होते हैं वो बेसिकली जो है वो इसका शिकार हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि इनके हाजमे को डिस्टर्ब करते हैं और पेट की दर्द इनके अंदर जो है वो बढ़ाते हैं? वो बेसिकली ये है कि हम लोग जो हैं वो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों से दूर हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि ये बच्चा है, ये कमज़ोर है, ये नाजुक है, ये वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल नहीं कर सकता जो बेसिकली दूसरा एक जवान आदमी कर सकता है। बच्चे के लिए ज़ूद हज़म ग़िज़ा की ज़रूरत है, बच्चे के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा की ज़रूरत है जो उसकी नशो नुमा के तकाज़े पूरे कर सके। हकीम साहब बताइएगा वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को पेट की बीमारियों से दूर रख सकते हैं? एहतियाती तदाबीर में सबसे बेहतर जो है ना और सबसे फॉरमोस्ट जो सबसे पहले करना चाहिए वो ये है कि हाइजीन को फॉलो किया जाए। हाइजेनिकली हम जो है बच्चे के इस्तेमाल वाले यूटेंसिल वो उसके फीडर उसकी चीज़ें ये सारी जो हैं हाइजेनिकली जब साफ़ होंगी, जब बच्चे के इस्तेमाल वाले खिलौने साफ़ होंगे, जब बच्चे के इस्तेमाल वाली बैठने वाली जगह साफ़ होगी, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला बच्चा बेहतरीन माहौल में ही नहीं होगा बल्कि बेहतरीन सेहत की तरफ भी जाए। हकीम साहब बताइएगा कौन सी ऐसी ग़िज़ाई तरामीम हैं या फिर घरेलू टोटके हैं जिनके इस्तेमाल से हम बच्चों के हाजमे के मसाइल जो हैं वो दूर कर सकते हैं? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी है। इस क़ुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी वाले मरीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो कमज़ोर है ना तो उसके लिए छोटे छोटे ग़िज़ा के फीडर जो है बनाए जाएं और थोड़े थोड़े वक्फे से उसे दिए जाएं और ये माँ की ड्यूटी है कि वो इसको फॉलो करे। इसके अलावा जो है हम अगर घरेलू टोटके की बात करें तो उसके लिए हम सौंफ, पुदीना और इलायची का बना हुआ पानी अगर रख लें और वो वक्त ज़रूरत उसे सुबह दोपहर शाम देते रहें तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी फ़ायदा होगा। और ज़्यादा बेहतर ये है कि जब वो 6 माह के बाद माँ का दूध जो है वो पीना छोड़े तो उसे हमने को सेरिलैक या दूसरी चीज़ों पे लाते हैं, उसके बजाय हम जो है ना उसे खीरनी, फीर और दलिया वगैरह पे, अंडा, केला और साबूदाना पे लाएं और इसके साथ साथ अगर हो तो उसे बजाय वो प्रोसेस चीज़ें देने के ना फ्रेश फ्रूट दें और उबला हुआ पानी दें। उससे फ्रेश फ्रूट का जूस निकाल के दें और उसका उबला हुआ पानी दें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी सेहत और उसका क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। हकीम साहब बताइएगा कि बच्चों में कर्शी की कौन सी ऐसी अदवायात हैं जो कि पेट दर्द से उनको महफूज रखती हैं? कर्शी जो है उन्होंने बेसिकली जो है वो इसके लिए बड़ी अच्छी अद्वियात बनाई हैं। इनमें से अर्क शीरीन सबसे बेस्ट है।
जिसको पुदीना, सौंफ और सोए वगैरह उसमें बेसिकली शामिल हैं। और उससे जो है उसको बनाया भी गोल्ड स्टैंडर्ड से है, यानी गोल्ड स्टैंडर्ड से बनाया और उसके ऊपर ड्रैप की मोहर लगी हुई है कि ड्रैप ने उसको कबूल किया है कि ये बेहतरीन है बच्चों की सेहत के लिए। और इसके लिए मुदरजा झैल जो मैं अद्वियात बता रहा हूँ वो जो हैं वो अर्के शीरी और अर्के चौरका और टून अप टानक, फौलादी टानक और सदाबहार बेबी टानक जो है वो अमूमी तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें गुट्टी जो है करशी गुट्टी वो भी इस्तेमाल की जाती है। करशी गुट्टी जो है वो कब्ज के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टून अप टानक जो है ये बेसिकली हम जब बच्चा चलना शुरू करता है उसे हड्डियों की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फौलादी टानक जो है वो उसको जिस्मानी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये अर्के शीरी जो है ये बेसिकली हम उसके निज़ाम हज़म की खराबियों के लिए उसे देते हैं। और अगर उसका मैदा ख़राब है या उसमें गैसेस ज़्यादा पैदा हो रही हैं बच्चे के पेट के अंदर, तो उसके लिए हम चौरका जो है उसे अर्के चौरका जो है वो देते हैं। हकीम साहब, बच्चों में करशी अद्वियात के इस्तेमाल के तरीके के हवाले से भी बताइएगा। जी, करशी शीरी जो है वो हम निज़ाम हज़म की खराबी के लिए ज़्यादातर देते हैं। और अर्के चौरका जो है वो मैदे की खराबी और गैस के लिए देते हैं। और करशी गुट्टी जो है वो हम बच्चे को कब्ज़ की सूरत में देते हैं। और टून अप टानक जो है ये हम ज़्यादातर उस ज़माने में इस्तेमाल करते हैं जब बच्चे को हड्डियों की ग्रोथ ज़्यादा हो या बच्चे में थकावट ज़्यादा हो, बेसिकली दांत जो हैं उसके ग्रो कर रहे हों, यानी बेसिकली इसमें वो हड्डियों दांतों की और चलने फिरने की मजबूती ये देता है। और इसके अलावा जो है वो सदाबहार टानक, फौलादी टानक जो है वो आम जिस्मानी कमजोरी के लिए दिया जाता है। करशी की तमाम अद्वियात गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जो है वो तैयार की जाती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग है क्या? देखें, हम अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल काम भी जितने करते हैं उसमें कोशिश होती है कि इन्हें अच्छे और मेयारी स्टैंडर्ड से किया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से हो सके। तो करशी भी जो है यही काम कर रहा है कि इंटरनेशनली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे आला मेयार जो है उसी को सेफ्टी के लिहाज से, उसी को क्वालिटी के हिसाब से, उसी को इफेक्टिवनेस के हिसाब से, उसी को ड्रग के चॉइस के हिसाब से, उसी को ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, उसी को ड्रग की कोडिंग के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है और उसी के मुताबिक अद्वियात तैयार की जाती हैं। हकीम साहब, बताइएगा करशी की मसनूआत कहाँ से मिल सकती है और इसकी तफसील कैसे जान सकते हैं? करशी की मसनूआत जो है पाकिस्तान के हर अच्छे मेडिकल स्टोर से मिल सकती हैं। अगर आपको अपने एरिया में नहीं मिली तो आप इंटरनेट पे उन्हें www.karshi-health-shop.com पे ऑर्डर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको अवेलेबल है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा बच्चों में ये जो निज़ाम हज़म का जो मसला पैदा होता है, ये मसला पैदा होता क्यों है? वजूहात क्या होती हैं उसके पीछे? ये बेसिकली वजूहात जो हैं वो उनकी कुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी है, कुव्वत मुदाफ़त की कमी है, उनके जिस्म में वो हाजमा करने वाले एंजाइम की कमी है और उनकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की, उसकी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से वो वायरस और बैक्टीरिया जो है उसको पेनिट्रेट करके बच्चे को बीमार कर। और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि माएँ जब माँ के दूध से बच्चा 6 माह के बाद दूसरी ग़िज़ा पे, ठोस ग़िज़ा पे मुंतकिल होता है तो बाज़ारू चीज़ें जो है वो खिलाने से भी बच्चे का पेट ख़राब हो जाता है बाज़-औक़ात। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या इस्तेमाल करना चाहिए और ग़िज़ा कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए? जी, उसके लिए सबसे पहले जो है वो अर्के पुदीना और सौंफ और इलायची का पानी जो है वो बेहतरीन है। लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर आपको ये चीज़ घरेलू में तैयारी में कोई मसला है तो ये अर्के शीरी की सूरत में करशी ने तैयार किया हुआ है, वो भी आपको अवेलेबल हो सकता है। और ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप जो है ना जब माँ के दूध से बच्चे को हटाया है तो उसे ज़्यादातर दलिया, खीर, फिरनी, अंडा, सागुदाना, इन चीज़ों पे लाएं और साथ साथ ताज़ा फ्रूट जूसों का जो है ना उसको ताज़ा फ्रूट जूस दें
और साथ उबला हुआ पानी दे। अच्छा, बाज़ ऐसे भी तो होता है ना कि माँ बच्चे को शुरू से ही दूध नहीं पिलाती, पहले 6 माह ही नहीं पिलाती, उसकी वजह से भी तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। जी जी, उसके हवाले से क्या कहेंगे? उसका मतलब ये है कि बेसिकली बच्चा जो है उसमें अभी एंटीबॉडीज बननी नहीं शुरू होती। बच्चा जब एंटीबॉडीज उसमें नहीं बननी शुरू होंगी तो इसीलिए फरमान रसूल है कि पहले 2 साल जो है बच्चे को दूध पिलाया जाए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज जो हैं वो माँ के दूध में आ जाती हैं और बच्चा सारी चीज़ों से महफूज रहता है। अगर आप उसे कोई बाहर वाला दूध लगाएंगे तो वो एक अननेचुरल चीज़ है। नेचुरल यही है कि उसे कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है कि एंटीबॉडीज उसे जहाँ से मिल रही हैं वहाँ से उसे मिले ताकि उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके, क्योंकि इस तरह तो जो भी फॉरेन बॉडी होगी, जितनी एंटीजन होंगी वो उस पर अटैक कर देंगी और वो हेल्पलेस होगा, तो उसने तो बीमार होना ही होना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आज के शो में आपके आने के लिए, बहुत मुफीद मशवरे आपने दिए। हम उम्मीद करते हैं अवाम इससे बहुत मुस्तफ़ीद हुई होगी। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।